इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी, केवल नॉवल स्टोरीज हब पर। राहुल शर्मा ने शुरू में सोचा था कि वह सवालों का जवाब बस यूं ही दे देगा। जयपुर विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्ष में बैठे हुए उसकी कलम कागज पर हल्के से ठहरी थी। मगर जब उसके दिमाग में मिशन की गूंज सुनाई दी, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और 5 सिल्वर लाल लिफाफे, तो उसने फैसला किया कि अब ठीक से खेलना होगा। उसकी आंखों में एक चमक उभरी और उसने कलम को उड़ान भरने की तरह तेजी से चलाया। जटिल गणनाएं सफेद कागज पर नाचने लगी, जैसे कोई नदी अपने किनारे तराश रही हो। उसने सिया बिंदिया यादव और सिया शीतल यादव की ओर मुड़ा। ये डेटा और ये आवश्यकताएं लो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था। अचानक राहुल की टीम में कीबोर्ड की टक टक की लयबद्ध आवाज गूंज उठी। जैसे जैसे समय बीता, जल निकासी प्रणाली का प्रोटोटाइप धीरे धीरे सिया बिंदिया और सिया शीतल के कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरने लगा। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही थीं और उनकी आंखें एकाग्र थीं। जल्द ही दोपहर हो गई। कई लोग व्याख्यान कक्ष के प्रवेश द्वार पर खाना खरीद लाए। जल्दी जल्दी खाकर वे फिर से सवालों को हल करने और प्रतियोगिता में जुट गए। कोई चारा नहीं था। गणितीय मॉडलिंग का काम इतना ज्यादा था कि अगर जल्दी नहीं की तो 3 दिन में पूरा नहीं हो पाता। मगर राहुल अलग था। उसने सिया बिंदिया और सिया शीतल के साथ दोपहर का खाना खाया और फिर खाली हॉस्टल में लौट गया। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह बिस्तर पर लेट गया, एक छोटी सी झपकी लेने की तैयारी में। तभी उसका फोन हल्के से हिला। 12 बजे। लाल लिफाफा आया। डिंग, बधाई हो, 6 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 20 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 3 रुपये मिले। आज राहुल को कुल 25,009 रुपये मिले। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, जहां 818 लाल लिफाफे चमक रहे थे। ये कल की सिटी में 81,88,000 रुपये का घर खरीदने से मिले थे। उसने सोचा था कि 1,000 लाल लिफाफे जमा करके एक साथ खोलेगा, मगर अब वह फिर हिचकिचाया। उसने बुदबुदाया, छोड़ो, अभी खोल लेता हूँ। डिंग, बधाई हो, 3,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 2 रुपये मिले। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल तैराकी अनुभव मिला। बेहतरीन तैराकी कौशल आपको पानी में भी असाधारण आकर्षण दिखाने में मदद करेगा। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल हवाई जहाज उड़ाने का कौशल मिला। हवाई जहाज को भी आसानी से उड़ा सकते हैं और आकर्षण हर जगह है। अल्पविराम। 818 लाल लिफाफों से राहुल को कुल 7,80,922 रुपये मिले, साथ में प्रोफेशनल तैराकी अनुभव और प्रोफेशनल हवाई जहाज उड़ाने का कौशल। 78 लाख रुपये नकद उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखते थे, मगर 2 नए कौशल से वह बहुत संतुष्ट था। उसने बुदबुदाया, 5 सिल्वर लाल लिफाफे हैं। छोड़ो, गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के मिशन पूरे होने के बाद एक साथ खोलूंगा। इस नींद में राहुल 2 बजे तक सोता रहा। फिर वह धीरे धीरे व्याख्यान कक्ष की ओर बढ़ा। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उस समय व्याख्यान कक्ष में हर कोई गणना और डिजाइन में जुटा था। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं और उनके चेहरों पर थकान थी। राहुल अपनी सीट पर लौटा, चाय का एक घूंट लिया और फिर मेज पर लिखना शुरू किया। उसकी हरकतें शांत और सहज थीं। पलक झपकते ही आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। व्याख्यान कक्ष में अभी भी रोशनी थी। कीबोर्ड की टक टक की आवाज थम नहीं रही थी। जाहिर था, कई लोग रात को वापस आराम करने नहीं जा रहे थे और कक्षा में ही रात भर रहने वाले थे। मगर राहुल समय होते ही सिया बिंदिया और सिया शीतल के साथ हॉस्टल लौट गया। दूसरे दिन की जिंदगी पहले दिन जैसी ही थी। जब राहुल फिर से हॉस्टल में आराम करने जाने वाला था, तो सफेद बालों वाले प्रोफेसर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। वे उसके पास आए और बोले, इस छात्र, कल प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। तुम सवालों के जवाब में जल्दी नहीं करोगे। उनकी आवाज में एक चिंता थी। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। फिर वह सीधे कक्षा से बाहर चला गया। पुराने प्रोफेसर, ठीक है, फिर बस चले गए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अल्पविराम। पलक झपकते ही तीसरा दिन आ गया। गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता एक खुली किताब प्रतियोगिता थी। जब तक छात्र कक्षा में शोर न करें या आपस में फुसफुसाएं नहीं और प्रतियोगिता के क्रम को बाधित न करें, सब ठीक था। इसलिए निगरानी करने वाले शिक्षकों और प्रोफेसरों का काम बहुत आसान था। उस समय कक्षा में सिर्फ एक प्रोफेसर बैठा था, जो उबे हुए अखबार देख रहा था। बाकी 2 प्रोफेसर गलियारे में खड़े थे, चाय पी रहे थे और हवा ले रहे थे। उनमें से एक युवा प्रोफेसर ने पूछा, प्रोफेसर झाओ, क्या आपको पता है कि पिछले बार जहीर शर्मा ने जिस राहुल की बात की थी, वह कौन है?
बगल में खड़े पुराने प्रोफेसर ने कक्षा के बीच में बैठे राहुल की ओर इशारा किया और कहा, वही राहुल शर्मा है। ये वही है। युवा प्रोफेसर हैरान हुआ। तुमने बहुत ध्यान नहीं दिया न? जब से आया है खाना और सोना। ये गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है या कार्ड पंच करने? इसमें कष्ट सहने की कोई भावना ही नहीं है, पुराने प्रोफेसर ने नाराजगी से कहा। उन्होंने फिर कहा, इन गणितीय मॉडलिंग सवालों को औसत प्रोफेसर भी इतने कम समय में हल नहीं कर सकते। आज प्रतियोगिता खत्म हो रही है, मुझे लगता है उसने अपना निबंध भी पूरा नहीं किया होगा। युवा प्रोफेसर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह अफसोस की बात है। सूरज ढलते ही प्रतियोगिता आखिरकार खत्म हुई। डिंग, एक तेज घंटी के बाद पुराने प्रोफेसर मंच पर खड़े हुए और बोले, सब लोग खड़े हो जाओ। सवालों का जवाब देना बंद करो, वरना परीक्षा के लिए अयोग्य कर दिए जाओगे। उनकी आवाज में सख्ती थी। कुछ लोग अभी भी मॉडल में सुधार और निबंध को चमकाना चाहते थे, मगर प्रोफेसर की बात सुनकर वे अनिच्छा से खड़े हो गए। राहुल ने सिया बिंदिया और सिया शीतल को देखा। वे अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन को एकटक देख रही थीं, जैसे उन्हें डर था कि मॉडल में कोई गलती रह गई हो। चिंता मत करो, ये पहले से ही परफेक्ट है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में एक भरोसा था। ये सुनते ही सिया बिंदिया और सिया शीतल को लगा जैसे उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। उनके सुंदर चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी मुस्कान बेहद मधुर थी। राहुल ने दोनों को खुश देखा, मगर उनकी खामोशी उसे छू गई। उसका दिल हल्के से हिला। उसने सिस्टम से 2 करोड़ रुपए में 2 बोतल मेडिकल पानी खरीदा। हॉस्टल हुई को करने के बाद इसे पी लेना, उसने कहा। उसकी नजरें दोनों पर ठहर गईं। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है। उन्होंने बोतलों को खजाने की तरह अपनी बाहों में कस लिया। वे लड़कियों के हॉस्टल के कमरे 502 में लौटी, मेडिकल पानी लिए हुए। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों ने बोतलें खोली और पानी मुंह में डाल लिया। उनके दिल में था कि राहुल जो कहे उसे वे पूरी तरह मानेंगी। टक टक टक, तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। एक तरबूजी चेहरे वाली रूममेट अंदर टहलती हुई आई। सिया बिंदिया और सिया शीतल को देखकर उसने पूछा, तुम लोग लौट आए? गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता कैसी रही? फिर जवाब का इंतजार किए बिना वह बिस्तर पर बैठ गई और हेडफोन लगाकर संगीत सुनने लगी। उसे पता था कि सिया बिंदिया और सिया शीतल बोल नहीं सकती और उसने बस यूं ही पूछ लिया था। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने फिर भी इशारों से बताया कि परीक्षा ठीक रही। थोड़ी देर बाद तरबूजी चेहरे वाली लड़की को कमरे में घुटन लगी। उसने उठकर खिड़की खोली। वाह! अचानक तेज हवा अंदर घुसी, पराग के साथ मिली हुई। आछी! सिया बिंदिया और सिया शीतल ने एक साथ छींक लिया। फिर उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने धीरे धीरे अपने मुंह खोले। उनके गले से एक बेहद साफ और मधुर आवाज निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर अविश्वास था। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, उनकी नजरें उनके हाथों में कसकर पकड़ी मेडिकल पानी की बोतलों पर पड़ीं। जयपुर विश्वविद्यालय के पुरुष हॉस्टल के कमरे 104 में सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से छन रही थी। अमित शर्मा, राजेश गुप्ता और मोहन शर्मा बिस्तर पर लेटे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरों पर थकान की गहरी छाप थी। जब उन्होंने व्याख्यान कक्ष में गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के सवाल देखे थे तो वे शर्मिंदा हो गए थे। अगर यह एकल खेल होता तो अमित और राजेश निश्चित रूप से खाली कागज जमा कर देते। बहुत मुश्किल था, चुनना आसान था, मगर यह प्रतियोगिता 3 लोगों की टीम की थी। उनके साथियों ने उन्हें खाली कागज जमा करने की इजाजत नहीं दी। मजबूरी में अमित और राजेश को अपने साथियों के साथ सवाल हल करने पड़े। ढेर सारी जानकारी ढूंढने में बहुत समय लगा, तब जाकर उन्हें सवालों की थोड़ी समझ आई। पिछले 3 दिनों में वे लगभग बिना सोए पागलों की तरह गणना और डिजाइन करते रहे। अब वे थककर लगभग लकवाग्रस्त हो गए थे। अमित ने पूछा, तुमने कौन सा सवाल चुना? उसकी आवाज में थकान थी। तीसरा सवाल, पार्किंग लॉट डिजाइन करना, मोहन ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थीं। मैंने भी यही चुना। मेरे साथियों ने कहा कि यह सबसे आसान सवाल है, मगर फिर भी यह इतना जटिल था, अमित ने कहा। ये कहते हुए उसे पिछले 3 दिनों की पागलपन भरी जानकारी, खोज और गणना याद आई और उसने डर से एक आह भरी। राजेश गुप्ता ने अपनी नाक खुजाई और बोला, तीसरा सवाल सबसे आसान है। क्या जल निकासी प्रणाली डिजाइन करना सबसे आसान नहीं होना चाहिए? उसकी आवाज में एक भोलापन था। मोहन ने कहा, दूसरा सवाल सबसे मुश्किल है। जल निकासी प्रणाली में इलाके की बनावट, दबाव, मिट्टी की गुणवत्ता, सामग्री, सब कुछ शामिल होता है। अगर यह आसान होता तो हमारे देश के इतने शहरों में भारी बारिश में सड़कें पानी से न भरतीं। उसकी आवाज में एक तर्क था। राजेश ने अपनी छोटी आंखें झपकाईं। उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। मोहन उसकी कक्षा का अच्छा छात्र था और आमतौर पर वह गलती नहीं करता था।
फिर उसे अपने पिछले 3 दिनों के साथी याद आए, जो बार बार कहते थे कि सवाल बहुत मुश्किल है और कई बार सवाल बदलने का सुझाव देते थे। मगर राजेश ने हर बार यह कहकर मना कर दिया था कि बाकी सवाल और मुश्किल हैं। अगर उन्हें पता चला कि जल निकासी प्रणाली सच में सबसे मुश्किल थी तो क्या वे उसे पीटेंगे। ये सोचकर उसने कंबल को और कस लिया। मोहन ने पूछा, भाई राहुल, तुमने कौन सा सवाल चुना? उसकी नज़रें राहुल पर ठहर गईं। मैंने भी राजेश की तरह दूसरा सवाल चुना, राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में एक शांति थी। मोहन ने सोचा था कि वह पूछेगा कि राहुल पिछले 3 दिनों में सवाल हल करते क्यों नहीं दिखे और सामान्य रूप से खाते सोते रहे। मगर यह सुनकर उसने कुछ नहीं पूछा। उसे लगा कि राहुल ने सवाल को बहुत मुश्किल समझकर छोड़ दिया होगा। राजेश ने राहुल का जवाब सुनकर कंबल को और कस लिया। उसने मन में चिल्लाया, दूसरा सवाल सच में मुश्किल था। जाहिर था उसकी सोच मोहन जैसी ही थी। झनझन। तभी राहुल की जेब में फोन की तेज रिंग बजी। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे पर एक अप्रत्याशित भाव भरा। ये सिया बिंदिया का वीचैट कॉल था। उसका दिल हल्के से हिला और उसने तुरंत जवाब बटन दबाया। फोन पर बहुत शांति थी। राहुल को 2 तेज सांसों की हल्की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद उसने जुडान कहा, सिया बिंदिया, सिया शीतल, अब तुम बोल सकती हो न? उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। हम। फोन से 2 बहुत साफ और मधुर आवाजें आईं, जैसे वसंत की पानी की धारा झर रही हो, बहुत सुरीली। राहुल के चेहरे पर एक आनंद उभरा। उसने तारीफ की, कितनी अच्छी आवाज है। थोड़ी देर बाद फोन से कमजोर आवाज आई, थैंक यू। थैंक यू। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम। इन दिनों परीक्षा से थक गई होगी ना? बाद में अच्छे से आराम करना। उसकी आवाज में एक देखभाल थी। नहीं, मैं थकी नहीं। मगर जल्द ही फोन से एक और सुरीली आवाज आई, तुम भी अच्छे से आराम करना। फोन रखने के बाद सिया बिंदिया और सिया शीतल ने अपने फोन को कसकर गले लगाया। उनके सुंदर चेहरों पर लालिमा फैल गई, जैसे पके टमाटर। काफी देर बाद उन्होंने एक और वीचैट कॉल डायल किया। थोड़ी देर में फोन से एक तेज आवाज आई, बहनों, मुझे कॉल करके क्या सोचा? मोर्स कोड दिखाना चाहती हो? एक खूबसूरत लड़की ने हंसते हुए कहा। उसने कॉल देखकर थोड़ा हैरान हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि सिया बिंदिया और सिया शीतल उसे क्यों कॉल करेंगी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसलिए उसने मजाक किया। माँ, सिया बिंदिया और सिया शीतल ने कहा। क्या? फोन पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर 3 हैरान चीखें सुनाई दीं। फिर फोन से चिल्लाहट आई, तुम अब बोल सकती हो? हाँ, सिया बिंदिया और सिया शीतल ने कहा। खूबसूरत लड़की ने खुशी से चिल्लाया, अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी आवाज है, मेरी बहनों के लायक। बहनें, याद रखना, मुझे दीदी कहना, माँ नहीं। वह आत्मसंतुष्ट होकर बोली, मेरी बहनें समझदार हैं। बोलते ही सबसे पहले मुझे कॉल किया, बहुत अच्छा। हमने पहले राहुल को कॉल किया, सिया बिंदिया और सिया शीतल ने कहा। खूबसूरत लड़की। अल्पविराम। जयपुर के फैशन इलाके में एक अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी बेटी के अच्छे कपड़े देखकर बार बार सिर हिलाया। उसने कहा, गरिमा बहुत खूबसूरत है। परसों उसकी शादी में विक्रम गुप्ता को आसानी से उसे नहीं ले जाने देना है। उसकी आवाज में एक माँ का गर्व था। बगल में बैठे अधेड़ पुरुष ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैंने तीसरे भाई और दामिंग से बात कर ली है। वे दरवाजा रोकने वाले होंगे। तीसरा अभियंशान मॉल का सिक्योरिटी कप्तान है और दामिंग जांच कर रहा है। अगर वे दरवाजा रोकेंगे तो विक्रम के लिए गरिमा को आसानी से ले जाना नामुमकिन होगा। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था। अधेड़ महिला ने सोचा और कहा, सिर्फ तीसरा काफी नहीं है। गरिमा, तुम्हारी कुछ सहेलियां नहीं हैं? उन्हें भी बुलाओ। जितने ज्यादा लोग दरवाजा रोकेंगे उतना बेहतर। इतने सारे लोग? गरिमा गुप्ता ने हिचकिचाते हुए कहा। अधेड़ महिला ने तुरंत कहा, बेशक। विक्रम गुप्ता के पास न पैसा है न ताकत। अगर उसे आसानी से शादी करने दिया तो वह तुम्हें सस्ती नहीं समझेगा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी। गरिमा ने कहा, दरअसल विक्रम भी बहुत अच्छा है और उसमें बहुत जोश है। हालांकि गरिमा अक्सर विक्रम को डांटती थी, मगर वह उसका चुना हुआ पति था और वह उसे बहुत नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। अधेड़ महिला ने आह भरी, नादान बेटी, शर्मिंदगी कैसी? हम विक्रम को समझाना चाहते हैं कि तुम्हें शादी करना कितना मुश्किल है, ताकि वह भविष्य में तुम्हें ज्यादा कद्र करे। और हम बस कुछ लोगों से दरवाजा रुकवा रहे हैं। विक्रम सच में कुछ ताकतवर लोगों को बुलाकर दरवाजा खुलवा सकता है न? अगर नहीं तो उसे ज्यादा समय और सोच लगानी पड़ेगी। गरिमा ने अपनी माँ की बात सुनकर एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। अगले दिन सूरज की रोशनी चमक रही थी। आज शनिवार था तो कक्षा में जाने की जरूरत नहीं थी। साथ ही पिछले 3 दिनों की गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता कल खत्म हो गई थी। इसलिए मोहन शर्मा, राजेश गुप्ता और अमित शर्मा अभी भी बिस्तर पर पड़े थे, बिना हिले डुले।
उनके उठने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। राहुल शर्मा ने हमेशा की तरह तकिए के पास रखा फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली। एक प्रमुख SMS संदेश सुबह से ही चमक रहा था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक आपको 1,41,200 रुपये जमा होने की सूचना देता है। पिछले 3 दिनों में राहुल ने हर दोपहर 12 बजे जो लाल लिफाफे खोले वे सब नकद लिफाफे थे। सांस लेने, चलने और सोने से मिलाकर उसने 3 दिनों में 44 लाख रुपये कमाए। हालांकि उसने 2 करोड़ रुपये में 2 बोतल मेडिकल पानी खरीदा था। फिर भी उसकी पूंजी अब 14 करोड़ 26 लाख रुपये थी। उसने स्क्रीन को देखा और हल्के से सिर हिलाया। नाश्ते के बाद राहुल ने मर्सिडीज बेंज बिग जी लिया और जयपुर शहर की ओर बढ़ गया। पिछले हफ्ते उसने विक्रम गुप्ता से वादा किया था कि अगर समय मिला तो वह उसकी शादी में जाएगा। विक्रम उसका जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी था। शुरू में राहुल का परिवार गरीब था और वह वर्कबुक और बॉल पॉइंट पेन भी नहीं खरीद सकता था। विक्रम अक्सर उसे कुछ देता था और यह सब राहुल के दिल में बसा था। अब विक्रम की शादी थी। इस सप्ताहांत राहुल के पास कोई काम नहीं था। साथ ही जयपुर हुई को करने से वह अपने माता पिता और बहन से मिल सकता था। एक पंथ दो काज। करीब 1 घंटे बाद राहुल घर पहुंच गया। रमेश शर्मा और दया शर्मा ने मेडिकल पानी लिया था, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति बहुत सुधर गई थी। दोनों किशोरों की तरह दिख रहे थे, जोश से भरे हुए। दोपहर में उन्होंने 2 कटोरे चावल खाए। दोपहर में राहुल ने उनके साथ टीवी देखा और बातें की। हंसी की गूंज कभी कभी कमरे में फैल रही थी। माहौल बहुत हल्का था। खट, तभी दरवाजा खुला। रिया शर्मा अपने स्कूल बैग के साथ अंदर आए। राहुल को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, भाई तुम कब आए? ये कहकर वह सीधे राहुल की बाहों में झूल गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। कुछ समय से नहीं आया था। राहुल ने रिया का सुंदर चेहरा हल्के से दबाया। फिर से पतली हो गई हो, जल्दी से और खाओ। उसकी आवाज में एक भाई की चिंता थी। रिया ने चिल्लाकर कहा, पापा, मम्मी, देखो, भाई फिर से मुझे कह रहा है। उसकी नजरें मदद मांग रही थीं। तुम्हारा भाई सही कह रहा है, और खाओ, दया शर्मा ने कहा। उनकी आवाज में एक मां की कोमल शक्ति थी। राहुल ने रिया की हारी हुई शक्ल देखी और हल्के से हंस दिया। उसने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे? स्वाध्याय नहीं जाना? राहुल को जयपुर नंबर 1 स्कूल की स्थिति पता थी। आमतौर पर रविवार को स्वाध्याय नहीं होता था। रिया ने कहा, आज मासिक परीक्षा थी तो स्वाध्याय नहीं है। उसकी आवाज में एक राहत थी। राहुल ने सिर हिलाया। भाई, मुझे आज फिर बाहर ले चलो, रिया ने उत्साह से कहा। ठीक है, कहाँ जाना चाहती हो? राहुल ने पूछा। उसकी नजरें रिया पर ठहर गईं। यंशान मॉल, रिया ने तुरंत कहा। जब से रिया को पता चला था कि राहुल यंशान मॉल का सबसे बड़ा शेयरधारक है, वह फिर से उसके साथ वहां जाने की उम्मीद कर रही थी। उसके लिए ये खरीदारी नहीं, बल्कि अपने घर का दौरा था। मगर राहुल इन दिनों नहीं आया था। पिछले हफ्ते वह दोपहर के खाने के बाद चला गया था। इस बार मौका मिला तो वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। राहुल ने फिर से रिया का चेहरा दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो यंशान मॉल चलते हैं। जब रिया मर्सिडीज बेंज बिग जी में बैठी तो उसकी चमकीली आंखें चारों ओर घूम रही थीं। पिछले बार उसने ये गाड़ी देखी थी, मगर मौका नहीं मिला था। इस बार वह इसका मजा लेना चाहती थी। ट्रैफिक लाइट के पास रिया ने इंतजार कर रही गाड़ियों को देखा और उत्साह से बोली, भाई, हमारी गाड़ी बहुत ऊंची है। राहुल ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। धूम। हरी बत्ती होते ही राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। जल्द ही वे यंशान मॉल पहुंच गए। खरीदारी में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रिया ने जल्दी से कई कपड़े खरीद लिए। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। तभी राहुल की नजर थोड़ी दूर पर बुल्गारी ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। उसका दिल हल्के से हिला और वह सीधे वहां बढ़ गया। रिया ने पूछा, भाई, हम ज्वेलरी स्टोर क्यों जा रहे हैं? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। देखते हैं कि तुम्हारे और मम्मी पापा के लिए कुछ सही है या नहीं, और कल सहपाठी की शादी के लिए भी एक तोहफा खरीद लें, राहुल ने कहा। उसकी नजरें दुकान की चमकती रोशनी पर ठहर गईं। ठीक है। रिया ने सुना कि उसके लिए कुछ खरीदा जाएगा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मगर जब वह कांच के काउंटर पर झुकी और एक एक डरावनी कीमतें देखी तो चिल्लाई, भाई, यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं, हम दूसरी दुकान चलें। रिया पहले भी सहेलियों के साथ ज्वेलरी स्टोर गई थी और उसे कुछ कीमतों का अंदाजा था। यहाँ की कीमतें दूसरी दुकानों से कई गुना, यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा थीं। उसे पता था कि उसका भाई अब स्पोर्ट्स कार और बड़ी मर्सिडीज बेंज का मालिक है और बहुत अमीर है। उसने कहा था कि भाई का पैसा उसकी बहन पर खर्च होगा, मगर रिया फिजूल खर्ची करने वाली नहीं थी। उस समय एक मध्यम कद की शॉपिंग गाइड मुस्कुराते हुए बोली, बुल्गारी की हर ज्वेलरी उच्च गुणवत्ता की सामग्री से बनती है और फिर मशहूर डिजाइनर को सौंपी जाती है, इसलिए कीमत सामान्य ज्वेलरी से ज्यादा है।
मगर हमारा स्टाइल फैशनेबल, अग्रणी और उच्च गुणवत्ता वाला है। इस मामले में ये सामान्य ज्वेलरी से कहीं बेहतर है। उसकी आवाज़ में एक पेशेवर आत्मविश्वास था। राहुल ने थोड़ी दूर कांच के कैबिनेट में एक हार की ओर इशारा किया और कहा, रिया, यह हार कैसा लगता है? रिया ने उस ओर देखा। हार नाजुक था मगर नवीनता से भरा हुआ। खासकर उसका चंद्रमा आकार का पेंडेंट चमक रहा था जो उसे और आकर्षक बना रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। शॉपिंग गाइड ने हार निकाला और परिचय दिया। इस हार का नाम मून प्रिंसेस है और यह मशहूर डिजाइनर जॉन लेन का काम है। चेन 99 प्लेटिनम की है जो गतिशील और फैशनेबल दिखती है और बहुत मजबूत है, आसानी से टूटती नहीं। पेंडेंट दूर से ऐसा लगता है जैसे एक खूबसूरत राजकुमारी चांद की नाव पर बैठी हो, सपनों के रंगों से भरा हुआ। साथ ही राजकुमारी के चारों ओर 4 हीरे हैं जो 4 पत्ती वाले तिपतिया घास का प्रतीक हैं, यानी यह राजकुमारी को अनंत सौभाग्य लाएगा। शॉपिंग गाइड की बात और करीब से देखने के बाद रिया की आंखें और चमक उठीं। चाहे आकार हो, प्रतीक हो या अर्थ, वह इस हार को बहुत पसंद करने लगी थी। ये लगभग परफेक्ट था। ये सब राहुल की नज़रों में था। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो इस हार को पैक कर दो। फिर राहुल ने शॉपिंग गाइड से पास में रखा पन्ना का कंगन, रत्न जड़ा लाइट और शुद्ध सोने के छोटे मैंडरिन डक की जोड़ी निकालने को कहा। उसने बैंक कार्ड बढ़ाया। ड्रिप, हल्की आवाज के साथ भुगतान हो गया। राहुल ने देखा कि रिया अभी भी हार को एकटक देख रही थी। उसने हल्के से कहा, इसे पहनकर मुझे दिखाओ। ठीक है, रिया ने उत्साह से कहा। उसने चमकता हुआ मून प्रिंसेस हार गले में डाला। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका सुंदर चेहरा उत्तेजना से भर गया। उसने फोन से सेल्फी ली और पूछा, इस हार की कीमत कितनी है? 1,88,888 रुपये, शॉपिंग गाइड ने कहा। टप, रिया का फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। रिया शर्मा ने अपने सूखे गले को हल्के से हिलाया और कहा, तुमने अभी कहा? कितना? उसकी आवाज में एक कांप थी। शॉपिंग गाइड ने सीधे सभी कीमतें गिना दी। मून प्रिंसेस 1,88,888 रुपये, नीलम लाइट 48,888 रुपये, जेड कंगन 46,666 रुपये, शुद्ध सोने का छोटा मैंडरिन डक 36,666 रुपये। रिया ने पीछे की कीमतें ठीक से नहीं सुनी, मगर उसका हार, वह साफ सुनाई दिया था, 1,88,888 रुपये। उसने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। अगर इन्हें 100 के नोटों में बदल दिया जाए तो शायद उसके सिर जितने ऊंचे ढेर हो जाएं। यानी जो वह अभी पहने थी वह कोई हार नहीं बल्कि 100 के नोटों का एक बड़ा ढेर था। उसने जल्दी से हार उतारा और कहा, भाई, ये बहुत महंगा है, हम इसे नहीं लेंगे। उसकी आंखों में चिंता थी। राहुल ने उसकी बेचैनी देखी और मुस्कुराया। अब तुमने बहुत देर कर दी, मैंने पैसे दे दिए हैं। उसकी आवाज में एक शरारत थी। अरे अब क्या करें? रिया ने बोलते हुए शॉपिंग गाइड की ओर देखा। उसकी नज़रें साफ कह रही थीं कि क्या इसे वापस कर सकते हैं। राहुल ने रिया का सुंदर चेहरा हल्के से दबाया और हंसते हुए कहा, ठीक है, वापस मत करो, इसे निश्चिंत होकर पहनो। तुम भूल गई, पूरा यंशान मॉल मेरा है, अपनी चीजें लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी नज़रें रिया पर ठहर गईं। रिया ने ये सुनकर धीरे धीरे वापसी का विचार छोड़ दिया। उसने कहा, भाई, तुम कह रहे हो मैं इसे पहनकर सड़क पर चलूंगी तो कोई इसे छीन तो नहीं लेगा? ये कहते हुए उसने चारों ओर देखा जैसे कोई कभी भी हार छीनने के लिए कूद सकता हो। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, तो तुम जल्दी से इसे अपने कपड़ों में नहीं छुपाओगी? रिया ने फिर से हार पहना और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। फिर राहुल और रिया धीरे धीरे पार्किंग लॉट की ओर बढ़े। उस समय यंशान मॉल में गश्त कर रहे नए सिक्योरिटी कप्तान गोपाल गुप्ता ने राहुल को देखा। पहले नजर में उसे राहुल कुछ परिचित लगा। उसने फोन निकाला और तस्वीर से तुलना की। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी कमर सीधी हो गई जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर को सलामी दे रहा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा कर रहा था। पिछले सिक्योरिटी कप्तान को राहुल की वजह से हटाया गया था। इससे गोपाल को नया सिक्योरिटी कप्तान बनने का मौका मिला था। यह एक खूनी सबक था। गोपाल कभी नहीं चाहता था कि वह भी इसी वजह से हटाया जाए। राहुल के पूरी तरह चले जाने के बाद गोपाल ने धीरे से राहत की सांस ली। एक पल सोचने के बाद उसने एक कॉल डायल किया। अल्पविराम, जयपुर के यंशान मॉल के जनरल मैनेजर रवि गुप्ता उस समय बाहर किसी के साथ सहयोग की बात कर रहे थे। उनकी मेज पर कागजात बिखरे थे। झनझन, तभी उनकी जेब में फोन की तेज रिंग बजी। रवि की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उन्हें काम में बाधा पड़ना पसंद नहीं था। उन्होंने सामने बैठे अधेड़ पुरुष की ओर मुड़कर कहा, माफ करें, मैं पहले फोन लेता हूँ। फिर जवाब बटन दबाया और थोड़े नाराज स्वर में कहा, कप्तान गोपाल, क्या बात है? गोपाल ने रवि की नाराजगी सुनी और बिना घुमाए कहा, रवि सर, मुझे लगता है कि मैंने पिछले बार वाले युवा मिस्टर राहुल को फिर से यंशान मॉल में खरीदारी करते देखा।
युवा मिस्टर राहुल। रवि पहले थोड़ा उलझन में पड़ा, फिर वह वाह करके तेजी से खड़ा हो गया। क्या वह पिछले हफ्ते वाला मिस्टर राहुल है? रवि ने जल्दी से कहा। उनकी आवाज में बेसब्री थी। हाँ, गोपाल ने कहा। रवि ने उत्साह से कहा, ठीक है, तुमने अच्छा कॉल किया, मैं जल्दी लौटता हूँ। फोन रखने के बाद रवि ने जल्दी से सामने वाले अधेड़ पुरुष से कहा, माफ करें, मॉल में कुछ जरूरी काम आ गया है, सहयोग की बात अगली बार करेंगे। हालांकि सहयोग बहुत जरूरी था, मगर मिस्टर राहुल से मिलना उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, भले ही वह सिर्फ एक साधारण मुलाकात ही हो। ये कहकर रवि तेजी से बाहर चले गए। केवल सामने बैठा अधेड़ पुरुष बुदबुदाया, मिस्टर राहुल, जयपुर में ऐसा कौन हो सकता है जो रवि गुप्ता को इतना परेशान कर दे? क्या कोई बाहर से आया होगा? अल्पविराम। रवि गुप्ता यंशान मॉल से ज्यादा दूर नहीं थे, मगर उनकी रफ्तार राहुल से एक कदम पीछे रह गई। गोपाल ने कहा, मिस्टर राहुल अभी मर्सिडीज बेंज बिग जी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी देर नहीं हुई। रवि ने असहाय स्वर में कहा, ठीक है। फिर उन्होंने गोपाल के कंधे पर थपकी दी और बोले, कप्तान गोपाल, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार अगर मिस्टर राहुल दिखें तो मुझे तुरंत बताना। हाँ, गोपाल ने उत्साह से कहा। अल्पविराम। राहुल घर लौटने के बाद नीलम लाइटर और कंगन सीधे अपने माता पिता को दे दिए। रमेश शर्मा का पूरा चेहरा खुशी से खिल गया। ये लाइटर बहुत खूबसूरत है, मैंने कभी इतना सुंदर लाइटर नहीं देखा, इसे हाथ में पकड़ने में मजा आता है। उनकी आंखें चमक रही थीं। रिया ने कहा, बेशक पापा, आपका लाइटर 48,888 रुपये का है। उसकी आवाज में एक गर्व था। क्या? कितना? रमेश ने हैरानी से चिल्लाया। 48,888। दया शर्मा, जो कंगन से खेल रही थी, भी चौंक गईं। और मेरा कंगन? 46,666, रिया ने कहा। दया ने डांटते हुए कहा, राहुल, तुमने हमें इतनी महंगी चीजें क्यों खरीदी? अगर यह गिर गया तो क्या होगा? जल्दी वापस कर दो। दया ने अपनी जिंदगी में मेहनत और किफायत की थी। शादी में उन्होंने सिर्फ एक तांबे की अंगूठी खरीदी थी, हार तो कभी लिया ही नहीं। अब अचानक दसियों हजार का कंगन, उन्हें असहज लग रहा था। मैंने इसे खरीद लिया है, अब कहाँ वापस होगा? राहुल ने हंसते हुए कहा, ये बस छोटी चीजें हैं मम्मी, आप निश्चिंत होकर पहने, मैं भविष्य में आपके लिए और बेहतर खरीदूंगा। रमेश ने लाइटर को फिर से छुआ और कहा, हाँ, बच्चा हमारी भलाई के लिए लाया है तो हमें खुशी खुशी लेना चाहिए। जाहिर था उन्हें ये लाइटर बहुत पसंद था, मगर जल्द ही उन्हें दया की नजरें महसूस हुईं। उन्होंने 2 बार खांसा और कहा, राहुल, हम जानते हैं कि तुम अब बहुत काबिल हो गए हो, मगर पैसे फिजूल मत खर्च करना। दया ने कहा, अगर यह पैसा किसी लड़की पर खर्च होता तो हम ज्यादा खुश होते। राहुल, तुम अब कामयाब हो गए हो, कब कोई लड़की घर लाकर हमें दिखाओगे? उनकी आवाज में एक माँ की उम्मीद थी। राहुल के दिमाग में प्रिया शर्मा, सिया बिंदिया, सिया शीतल और कृति यादव की तस्वीरें घूम गईं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भविष्य में मौका मिलेगा। परिवार के साथ समय हमेशा तेजी से बीतता है। पलक झपकते ही देर रात हो गई। राहुल बिस्तर पर लेटा और फोन स्क्रीन पर नजरें टिकाईं। 20,000 रुपये खर्च किए, 32 लाल लिफाफे प्राप्त हुए। क्या आप सभी लेना चाहते हैं? यह आज ज्वेलरी खरीदने से मिले थे। हाँ। डिंग, बधाई हो, 10 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको 50,000 रुपये मिले। डिंग, बधाई हो, आपको प्रोफेशनल गो कौशल मिला। 32 लाल लिफाफों से राहुल को कुल 1,73,200 रुपये मिले। उसने 3,20,000 खर्च किए और 1,70,000 वापस आए, लगभग 50% छूट। ये ठीक था, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने ध्यान प्रोफेशनल गो कौशल पर दिया। प्रोफेशनल गो कौशल आम लोगों से कहीं बेहतर गो अनुभव और शानदार कौशल से प्रतिद्वंद्वी को हराकर खास आकर्षण दिखा सकते हैं। राहुल ने अपनी ठुड्डी छुई और बुदबुदाया, गो है, ये तो काफी मजेदार लगता है। सुबह की सुनहरी किरणें जयपुर की सड़कों पर नाच रही थीं, जब राहुल शर्मा ने अपनी चमचमाती मर्सिडीज बेंज बिग जी को सागर सिटी की ओर मोड़ा। ये जयपुर का एक आलीशान रिहायशी इलाका था, जहां ऊंची इमारतें और हरे भरे लॉन शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत दुनिया बनाते थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सागर सिटी के मुख्य गेट पर 6 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां साफ सुथरे ढंग से खड़ी थीं, जैसे कोई शाही काफिला तैयार हो। ये शादी की गाड़ियां थीं, जो आज की बारात का हिस्सा बनने वाली थीं। आज का दूल्हा विक्रम गुप्ता काले सूट में सजा हुआ था। उसके बाल इतने चमकदार थे कि शीशे की तरह रोशनी बिखेर रहे थे। वह गाड़ियों की कतार को देख रहा था, होठों पर हल्की मुस्कान लिए, जैसे कोई सपना सच होने की कगार पर हो। तभी उसकी नजर दूर से आती एक और मर्सिडीज बेंज पर पड़ी। खिड़की धीरे से नीचे हुई और राहुल की गर्मजोशी भरी आवाज हवा में गूंजी, विक्रम, मैं देर तो नहीं हुआ न? शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कहते हुए राहुल गाड़ी से उतरा।
उसके हाथ में एक लाल लिफाफा था जिसमें शुद्ध सोने के छोटे मैंडरिन डक की जोड़ी चमक रही थी, एक ऐसा तोहफा जो भारतीय परंपराओं में प्यार और समृद्धि का प्रतीक था। विक्रम की आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण उभरा। नहीं, देर नहीं हुई, हम अभी दुल्हन लेने जा रहे हैं। थैंक्स। उसकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्माहट थी जो सालों की दूरी के बावजूद कहीं खोई नहीं थी। दरअसल पिछले हफ्ते राहुल से मिलने पर विक्रम ने अपनी शादी का समय और जगह बस यूं ही बता दिया था। उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। जूनियर स्कूल में दोनों की दोस्ती गहरी थी, एक दूसरे के लिए टिफिन बांटना, पेन उधार देना और घंटों बकवास करना। मगर वक्त ने उन्हें अलग कर दिया था। पिछले बार की अचानक मुलाकात में विक्रम ने उसे शादी में बुलाया था, मगर उसे शर्मिंदगी थी। अगर राहुल नहीं आता तो भी वह कुछ नहीं कहता। राहुल ने विक्रम की आंखों में छुपी भावनाओं को पढ़ लिया। उसने दोस्त के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और हंसते हुए कहा, दूल्हे से उम्मीद ही थी। लगता है मुझसे ज्यादा हैंडसम होने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी जो स्कूल के दिनों में डेस्क पर गूंजती थी। विक्रम की हंसी छूट गई। माहौल एकदम हल्का हो गया, जैसे वे फिर से स्कूल की बेंच पर बैठे हों, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। तभी एक शख्स फूलों की माला, खुशी के बड़े अक्षरों से सजा रिबन और आतिशबाजी लिए तेज कदमों से आया। उसकी नजर राहुल की मर्सिडीज बेंज बिग जी पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, मर्सिडीज बेंज बिग जी, इसे बारात की मुख्य गाड़ी बनाएंगे क्या? बहुत शानदार है। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी, जैसे कोई बच्चा नई खिलौने की गाड़ी देखकर उछल रहा हो। विक्रम ने जल्दी से कहा, ये दूसरी गाड़ी है। राहुल ने बीच में टोका, मेरी गाड़ी ही ले लो, मैं तो यहाँ हूँ ही। क्या ये ठीक रहेगा? विक्रम की आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे वह किसी बड़े एहसान से झिझक रहा हो। बिल्कुल ठीक रहेगा, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी नजरें दोस्त पर ठहर गईं, जैसे कह रही हों कि यह कोई बड़ी बात नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली। राहुल, थैंक्स। सच तो ये था कि जब उसने ये गाड़ी पहली बार देखी थी, उसका दिल धड़क उठा था। मर्सिडीज बेंज बिग जी उसकी सपनों की गाड़ी थी, शान, ताकत और स्टाइल का मेल। इसे बारात की मुख्य गाड़ी बनाना उसके लिए सपने जैसा था। मगर राहुल से सालों बाद मिला था। शादी में आने के लिए पहले ही वह शर्मिंदा था। गाड़ी मांगने की हिम्मत वह नहीं जुटा पाया था। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया, इसमें थैंक्स की क्या बात है भाई। उसकी आवाज में दोस्ती की वह गर्मी थी जो सालों की दूरी को पल में पिघला देती थी। जल्द ही राहुल की गाड़ी पर खुशी का बड़ा अक्षर चिपकाया गया। आतिशबाजी की चमक से वह और शानदार लगने लगी, जैसे कोई शाही रथ तैयार हो। शुभ मुहूर्त पर राहुल ड्राइवर की सीट पर बैठा और गाड़ी को दुल्हन की ओर बढ़ा दिया। हालांकि रविवार था, जयपुर की सड़कें गुलजार थीं। ट्रैफिक लाइट पर रुकते वक्त रवि गुप्ता की मर्सिडीज बेंज 300 पास में रुकी। उसने बारात की गाड़ियों को देखा और बुदबुदाया, लगता है आज फिर शादियों का दिन है। जब उसकी नज़र राहुल की गाड़ी पर पड़ी, खासकर ड्राइवर की सीट पर बैठे चेहरे को देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। मिस्टर राहुल? हाँ, मर्सिडीज बेंज बिग जी, यह मिस्टर राहुल ही हैं। वह नमस्ते कहना चाहता था, जैसे कोई पुराना परिचित मिल गया हो। मगर तभी लाइट हरी हो गई। राहुल ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी, जैसे हवा से बातें कर रहा हो। रवि ने आज एक बिजनेस मीटिंग की योजना बनाई थी, मगर उसने तुरंत दिशा बदली और राहुल के पीछे लग गया। अल्पविराम। दूसरी ओर लखनऊ में सूरज सिटी के एक आलीशान अपार्टमेंट के सामने गेट पर दो युवक सुबह से खड़े थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण ड्यूटी निभा रहे हों। छोटे कद वाला बोला, बारात अब तक आ गई होगी न? हाँ, जल्दी ही आएगी। गोपाल चाचा ने कहा था कि दूल्हे को परेशान करना है ताकि उसे लगे कि गरिमा से शादी आसान नहीं। मगर हम दो लोग अकेले कैसे करेंगे? गोल चेहरे वाला बोला, उसकी आवाज में थोड़ा डर था। कोई बात नहीं, मैं हूं न। पीछे से एक तेज आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी। दोनों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शैलेंद्र भाई, वे एक साथ चिल्लाए, जैसे कोई मसीहा आ गया हो। शैलेंद्र भाई यहाँ हैं, अब चिंता क्या? छोटे कद वाला बोला, उसकी आवाज में राहत थी। बिल्कुल, शैलेंद्र भाई लखनऊ पुलिस की जांच टीम के लीडर हैं। उनके सामने खड़े होने से 100 गुंडे भी बाहर रह जाएंगे। गोल चेहरा बोला, उसकी आंखों में चमक थी। शैलेंद्र गुप्ता ने हंसते हुए हाथ हिलाया, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ यार, बस कुछ चोर पॉकेट मार पकड़ता हूँ। मगर आज दूल्हा गरिमा को आसानी से ले जाए, यह नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में एक ठोस इरादा था। दोनों ने अंगूठा दिखाया। वाकई शैलेंद्र भाई। शैलेंद्र भाई, सिगरेट लो, मैं आग जलाता हूँ। शैलेंद्र ने सिगरेट ली और एक गहरा कश लिया। उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया, जैसे कोई जंग जीतने की तैयारी कर रहा हो। बीप बीप। तभी दूर से हॉर्न की तेज आवाज आई। शैलेंद्र और दोनों युवकों ने सिगरेट कचरे में फेंकी और चौकन्ने हो गए। आवाज के साथ कई मर्सिडीज बेंज गाड़ियां नजर आईं। सबसे आगे थी राहुल की मर्सिडीज बेंज बिग जी, जिस पर आतिशबाजी चमक रही थी, जैसे कोई शाही रथ शहर में दाखिल हो रहा हो।
बारात आ गई। बारात की गाड़ियों को रिवाज का पूरा पता था। सूरज सिटी के गेट पर 3 लोग खड़े देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ियां किनारे खड़ी कर दी। राहुल शर्मा, विक्रम गुप्ता और बाकी लोग धीरे धीरे उतरे। सुबह की हल्की धूप में आतिशबाजी की महक हवा में तैर रही थी और आसपास का माहौल किसी उत्सव की शुरुआत जैसा लग रहा था। उसी पल गेट के बीच में खड़ा शैलेंद्र गुप्ता एकदम किनारे हट गया। नहीं, सिर्फ वही नहीं, उसने दोनों युवकों को भी साथ खींच लिया। फिर जैसे कोई सिपाही अपने कमांडर को सलाम करता हो, उसने कमर सीधी की और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान था। दोनों युवक हैरान रह गए। यह क्या माजरा था? शैलेंद्र ने तो कहा था कि दूल्हे को गरिमा को आसानी से ले जाने नहीं देना है, उसे परेशान करना है। शादी का मजा तभी है जब मेहनत लगे। अब अचानक किनारे क्यों हट गए और उन्हें भी क्यों खींच लिया? क्या वह सच में बारात को रोकने वाला था या स्वागत करने वाला बन गया था? लखनऊ में ये पुराना रिवाज था। शादी के दिन दुल्हन का परिवार कुछ ताकतवर और रुतबे वाले लोगों को दरवाजा रोकने वाला बनाता था। वे दूल्हे को हर तरह से परेशान करते, कभी पहेलियां पूछते, कभी शर्तें रखते, कभी मस्ती में टालमटोल करते। इससे दूल्हे को एहसास होता कि उसकी दुल्हन अनमोल है और उसे उसकी कद्र करनी होगी। दूसरी ओर दूल्हा पक्ष अपने रुतबे वाले दोस्तों को स्वागत करने वाला बनाता ताकि ये मुश्किलें कम हो और रास्ता आसान हो। शैलेंद्र अचानक इसलिए हट गया क्योंकि उसकी नज़र राहुल पर पड़ गई थी। यह उसकी तीसरी मुलाकात थी और हर बार राहुल की मौजूदगी उसे हिला देती थी। पहली बार लखनऊ सेंट्रल हॉस्पिटल में थी। उस दिन लखनऊ का बड़ा नेता झाओ शर्मा अस्पताल का दौरा कर रहा था। शैलेंद्र उसकी सुरक्षा में लगा था, सख्त नज़र, कानों में वायरलेस, हर कदम पर चौकसी। उस वक्त झाओ राहुल के साथ इतने करीब से बात कर रहा था कि शैलेंद्र को लगा कि वह कोई बड़ा अफसर होगा। अगले दिन झाओ खुद राहुल के पिता से मिलने अस्पताल गया था, जो शैलेंद्र के लिए हैरानी की बात थी। दूसरी बार यंशान मॉल में एक पुलिस कॉल आई थी। शैलेंद्र वहां पहुंचा तो देखा कि राहुल को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर रखा था। उसका एक सहपाठी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शैलेंद्र का दिल धड़क गया था, यह क्या हो रहा है? बाद में उसके कप्तान ने सख्त कार्रवाई की थी और उसे भी डांट पड़ी थी। आज तीसरी बार थी। लखनऊ में रिवाज था कि स्वागत करने वाले का रुतबा जितना ऊंचा उतनी कम मुश्किलें। ये दिखाता था कि दुल्हन की शादी कितनी ऊंची जगह हुई थी। राहुल जैसे शख्स को, जिसके सामने बड़े बड़े नेता सम्मान से झुकते थे, कोई कैसे परेशान कर सकता था? ये नामुमकिन था। विक्रम को इसका कारण नहीं पता था, मगर दरवाजा रोकने वालों को हटते देख उसका चेहरा खुशी से खिल गया। वह बिना रुके अंदर चला गया, जैसे कोई अनचाहा बोझ हट गया हो। धड़ाम धड़ाम। उसी समय इलाके में आतिशबाजी की तेज आवाजें गूंज उठी, जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों। अपार्टमेंट के गेट पर खड़ा एक अधेड़ पुरुष भौहें सिकोड़कर बोला, शैलेंद्र को क्या हो गया? दूल्हे को इतनी जल्दी अंदर कैसे आने दिया? उसकी आवाज में नाराजगी थी। सिगरेट पकड़े गोपाल गुप्ता ने होंठ टेढ़े किए। कहता है जांच लीडर हूँ। बेकार है। उसकी आवाज में तंज था। बगल में खड़ा अधेड़ बोला, शैलेंद्र अभी नया है। गोपाल, तुम यंशान मॉल के सिक्योरिटी कप्तान हो, लोगों को रोकने का तजुर्बा है। बाद में तुम दरवाजा रोको और दूल्हे को परेशान करो। अगर वह आसानी से ऊपर चला गया तो उसे लगेगा कि गरिमा से शादी करना कोई बड़ी बात नहीं। उसकी आवाज में एक चाचा की सख्ती थी। गोपाल ने सीना ठोक कर कहा, मुझ पर छोड़ दो। रोज दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स को संभालता हूँ। आज दूल्हे को ऐसा शादी का मजा दूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखे। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। अधेड़ ने राहत से सिर हिलाया, जैसे कोई भरोसा पक्का हो गया हो। जल्द ही बारात अपार्टमेंट के सामने पहुंची। गोपाल ने आगे चल रहे विक्रम को देखा। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे कोई चिंता न हो। मगर जब उसकी नजर राहुल पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे बिजली का झटका लगा हो। ये वह था, यंशान ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक, रहस्यमयी राहुल शर्मा। अधेड़ ने कहा, बारात आ गई। गोपाल ने उसे जोर से खींचा और अपार्टमेंट के दरवाजे से किनारे कर दिया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि अधेड़ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अधेड़ ने हैरानी से देखा, यह क्या माजरा है? उसने अभी कहा नहीं था कि यह मेरे ऊपर है, और तुरंत दूल्हे को अंदर जाने दिया। ऐसा अनुभव जो कभी न भूले। हाँ, सच में, क्योंकि यह बहुत आसान था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया, मगर वह रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। आसानी से शादी करना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। अधेड़ को तब तक होश नहीं आया जब तक विक्रम और बाकी ऊपर नहीं चले गए। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, गोपाल, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना था। मुझे किनारे क्यों खींचा? अब वे ऊपर चले गए। उसकी आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। उन्हें परेशान करना, राहुल को परेशान करना, ये कैसे हो सकता था? गोपाल ने जवाब नहीं दिया। वह राहुल की गायब होती पीठ को देखता रहा, जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों।
फिर बुदबुदाया, गरिमा ने सच में एक शानदार पति ढूंढा। हालांकि विक्रम अभी साधारण हालत में था, मगर गोपाल को यकीन था कि राहुल जैसा दोस्त होने से उसका भविष्य चमक उठेगा। अल्पविराम। लिविंग रूम में गरिमा की माँ इधर उधर टहल रही थी। उसकी हर कदम में घबराहट झलक रही थी, जैसे कोई अनहोनी का डर हो। उसके पिता ने चाय का घूंट लिया और हंसते हुए कहा, आराम करो लक्ष्मी, विक्रम अभी इलाके में आया है। गोपाल और शैलेंद्र उसे कम से कम 1 घंटे तक परेशान करेंगे। अभी से इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उनकी आवाज में एक पिता की बेफिक्री थी। उनके शब्द खत्म होते ही विक्रम और बारात तेजी से अंदर आ गए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कोई अनपेक्षित मेहमान बिना खटखटाए घुस आया हो। ये देखकर दोनों के चेहरों पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। यह क्या था? विक्रम अभी इलाके में आया था और इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गया? आमतौर पर गेट से घर तक पैदल आने में भी इससे ज्यादा वक्त लगता था। क्या गोपाल और शैलेंद्र ने उसे रोका नहीं? विक्रम ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। उसने गरिमा के माता पिता को मुस्कुराकर नमस्ते कहा और कमरे की ओर बढ़ गया, जैसे कोई विजेता अपनी मंजिल की ओर चल रहा हो। अल्पविराम। कमरे में गरिमा और उसकी सबसे करीबी सहेली हर्षिता गुप्ता ने बाहर की हलचल सुनी। कमरे में सजावट की खुशबू थी, फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की हल्की महक और दुल्हन की साड़ी की रेशमी चमक। हर्षिता ने तंज कसा, आगे दरवाजा रोकने वालों की हिम्मत ही नहीं है। विक्रम इतनी जल्दी ऊपर आ गया। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था। वह रुकी और बोली, गरिमा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं लखनऊ सेंट्रल हॉस्पिटल में नर्स हूं। रोज कितने मरीजों को बिल के लिए रोकती हूँ, कभी सख्ती से कभी मजाक में। मैं आखिरी दरवाजा संभालूंगी। विक्रम को तुमसे आसानी से शादी नहीं करने दूंगी। ये कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे कोई पहरेदार अपनी चौकी पर जा रहा हो। उसने पहले से लगे मॉनिटर को चालू किया और बाहर का हाल देखा। उसकी नजरें विक्रम और बाकियों पर घूमी। जब राहुल पर पड़ी तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये वह था, वीआईपी वार्ड वाले मरीज का बेटा। कुछ समय पहले हर्षिता को रमेश शर्मा की देखभाल के लिए लगाया गया था। उसे साफ याद था कि डीन राहुल के सामने कितना झुकता था, जैसे कोई बड़ा अफसर हो। उसे समझ आया था कि राहुल कोई साधारण इंसान नहीं। उसने रमेश की बहुत अच्छी देखभाल की थी, हर दवा का समय, हर छोटी जरूरत का ध्यान। बाद में राहुल ने डीन से यूं ही कहा था कि उसकी सेवा अच्छी थी और उसे अस्पताल से तारीफ मिली थी, एक ऐसा मौका जो उसकी नौकरी में शायद ही दोबारा आए। हर्षिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यहाँ राहुल से मिलेगी, और वह भी बारात में था। उसे परेशान करना, ये तो नामुमकिन था। हर्षिता ने बिना सोचे दरवाजा खोला और सम्मान से किनारे हट गई, जैसे कोई मेहमान को रास्ता दे रहा हो। ये देखकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी गरिमा का मुंह खुला रह गया। यह क्या हो रहा था? हर्षिता ने नहीं कहा था कि आगे वाले नाकारा हैं। उसने नहीं कहा था कि वह कमरे का दरवाजा संभालेगी। अब ये क्या था? दरवाजा खुला और वह किनारे खड़ी थी, जैसे कोई हरा हुआ सिपाही मैदान छोड़ रहा हो। गरिमा गुप्ता इतनी हैरान थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। विक्रम गुप्ता ने उसे कमरे से बाहर उठा लिया, जैसे कोई विजेता अपनी जीत को गले लगा रहा हो। सिर्फ गरिमा ही नहीं, उसके माता पिता और ज्यादातर मेहमान भी सन्न रह गए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई फिल्म का सीन अचानक फ्रीज हो गया हो। ये सब कुछ दिनों पहले की बातों से बिल्कुल उल्टा था। विक्रम को इतनी आसानी से दुल्हन लेने देना। सूरज सिटी में घुसने से लेकर अब तक क्या 5 मिनट भी हुए थे? 5 मिनट में सब खत्म। क्या ये लखनऊ का सबसे तेज दुल्हन लेने का रिकॉर्ड नहीं बनने वाला था? मेहमानों की आंखों में हैरानी और जलन का मिश्रण था। विक्रम ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। वह किनारे गया और चुपचाप गर्म पानी डाला। गरिमा के माता पिता को चाय देने की तैयारी करने लगा। यह बारात का आखिरी रिवाज था, सास ससुर को चाय पिलाकर उनकी सहमति लेना। उसकी हरकतें शांत थीं, जैसे वह इस पल को पूरी शिद्दत से जी रहा हो। खटखट। उसी समय गलियारे से भारी कदमों की गूंज आई। रवि गुप्ता तेजी से अंदर दाखिल हुआ, जैसे कोई जरूरी खबर लेकर आया हो। राहुल को देखते ही उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में डर था कि कहीं राहुल जा न चुका हो। फिर वह मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक औपचारिक गर्माहट थी। बिन बुलाए चला आया, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई। जोड़े को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्यादातर लोग रवि को नहीं जानते थे। कुछ को लगा कि वह गलत जगह आ गया, शायद किसी और की शादी में भटक गया हो, इसलिए कोई तुरंत उससे बात करने नहीं आया। भीड़ में खड़ा गोपाल गुप्ता हैरानी से चिल्लाया, रवि सर यहाँ क्यों? उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। किसी ने पूछा, तुम उसे जानते हो? गोपाल ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और सम्मान से झुककर बोला, हाय रवि सर। उसकी हरकत में एक नौकर की वफादारी थी। सब जानते थे कि गोपाल कोई साधारण इंसान नहीं था। वह यंशान मॉल का सिक्योरिटी कप्तान था, एक ऐसी नौकरी जो लखनऊ में रुतबे की निशानी थी। लोग उससे जलते थे, मगर अब वह इस अधेड़ शख्स के सामने इतना झुक रहा था।
रवि सर, सबके मन में सवाल उमड़ने लगे। ये कौन था? जल्द ही किसी ने पहचान लिया, ये रवि गुप्ता हैं। रवि गुप्ता कौन? बगल वाला बोला, उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। क्या तुम लखनऊ के नहीं हो? रवि गुप्ता को नहीं जानते? वह यंशान मॉल के जनरल मैनेजर हैं। एक शख्स चिल्लाया, जैसे कोई बड़ी खोज कर ली हो। हाँ वही, कुछ दिन पहले उनकी खबर पड़ी थी। किसी और ने जोड़ा। माहौल एकदम गर्म हो गया। कमरे में शोर की लहर दौड़ गई, जैसे कोई सेलिब्रिटी अचानक सामने आ गया हो। यंशान मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा और शानदार मॉल था। उसका जनरल मैनेजर मतलब मालिक, ये सबके लिए एक बड़ा शख्स था, ऐसा इंसान जो आम लोगों की जिंदगी से बहुत ऊपर रहता था। अब वह यहाँ था, इस साधारण शादी में। यह ऐसा था जैसे कोई बॉलीवुड स्टार गली की शादी में चला आए। उत्तेजना, खुशी और हैरानी चारों ओर फैल गई। रवि ने गोपाल को सिर हिलाकर जवाब दिया और सीधे राहुल के पास गया। उसकी आवाज में सम्मान था। हाय मिस्टर राहुल। राहुल ने शांत स्वर में कहा, हम पिछले बार यंशान मॉल की बात खत्म हो गई, इसे दिल पर मत लो। रवि ने जल्दी से कहा, थैंक यू मिस्टर राहुल। उसके सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया। पिछले बार राहुल को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया था, एक ऐसी घटना जो रवि के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसने चेयरमैन संगीता सक्सेना से कहा था कि यह अच्छे से संभाला गया, मगर रवि का मन डरा हुआ था। वह राहुल से माफी मांगना चाहता था, उसका विश्वास फिर से जीतना चाहता था। इसलिए कल गोपाल के कहने पर वह सब छोड़कर यहाँ दौड़ा आया था। आज भी यही वजह थी। राहुल की बात सुनकर उसे यकीन हुआ कि वह मसला सच में खत्म हो गया था। राहुल ने आगे कहा, यह आज का दूल्हा विक्रम गुप्ता है, मेरा पुराना दोस्त। रवि ने जल्दी से जेब से एक सोने का कंगन निकाला। मिस्टर विक्रम, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसकी आवाज में एक औपचारिक खुशी थी। ट्रैफिक लाइट पर राहुल को देखने के बाद रवि उसके पीछे लगा था। सूरज सिटी में घुसते ही उसने पास की ज्वेलरी शॉप से यह कंगन खरीदा था, एक जल्दबाजी में लिया गया तोहफा जो उसे कुछ मिनट देर करा गया। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, ये बहुत कीमती है। कंगन भारी था, सोने की चमक में दसियों हजार की कीमत साफ झलक रही थी। विक्रम और रवि का कोई परिचय नहीं था। वह इसे आसानी से लेने में झिझक रहा था, जैसे कोई अनजान एहसान लेने से डर रहा हो। राहुल हंसा, विक्रम ले ले, वरना रवि सर का दौड़ना बेकार हो जाएगा। उसकी आवाज में दोस्ती की शरारत थी। रवि ने भी कहा, हाँ मिस्टर विक्रम ले लो, ये कुछ भी नहीं है। उसकी नज़र में ये कंगन एक छोटा सा तोहफा था। उनके आग्रह पर विक्रम ने थोड़ा सोचा और कंगन ले लिया। उसकी उंगलियां सोने को छूते हुए हल्के से कांपीं। रवि ने एक पल रुककर जेब से बिजनेस कार्ड निकाला। मिस्टर विक्रम, आगे मुझसे संपर्क रख सकते हो। विक्रम राहुल का दोस्त था, उससे रिश्ता बनाना फायदे का सौदा था। खटखट, फिर गलियारे से कदमों की गूंज आई। 2 सूट बूट वाले शख्स अंदर आए। आगे वाला एक खास आभा लिए था, जैसे कोई बड़ा अफसर अपने रुतबे के साथ चल रहा हो। वह मुस्कुराया, जोड़े को शादी की शुभकामनाएं, हमेशा साथ रहें। उसकी आवाज में एक नेता की गंभीरता और गर्मी थी। उसे देखकर सबने भौहें सिकोड़ लीं। वह परिचित लगा, मगर कोई उसे ठीक से नहीं पहचान पाया। चेहरों पर सवाल तैरने लगे। शैलेंद्र अचानक चिल्लाया, नेता जाओ। ये सुनते ही कमरे में जैसे बम फट गया। शैलेंद्र का शरीर कांपने लगा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हाँ, ये लखनऊ के बड़े नेता हैं, कल न्यूज में देख वलसा। अरे बाप रे, नेता यहाँ। हाय नेताजी। सब पागल हो गए। मेहमानों की आंखें चमक उठी, जैसे कोई चमत्कार सामने हो। झाओ शर्मा, लखनऊ के बड़े नेता, सच में व्यस्त थे। रविवार को भी वह काम निपटाने निकले थे, शहर की सड़कों का दौरा, कुछ प्रोजेक्ट्स की जांच। मगर रास्ते में राहुल को मुख्य गाड़ी चलाते देखा और वह उसके पीछे लग गए। यह एक मौका था जो वह छोड़ना नहीं चाहते थे। झाओ ने सबको मुस्कुराकर नमस्ते कहा, जैसे कोई बड़ा भाई अपने परिवार से मिल रहा हो। फिर राहुल के पास आया। भाई राहुल, बहुत दिन बाद मिले। उनकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्मी थी। राहुल ने शांत स्वर में कहा, हाँ 2 हफ्ते हो गए। फिर उसने परिचय दिया, भाई झाओ, यह आज का दूल्हा मेरा दोस्त विक्रम गुप्ता। झाओ ने हंसते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, तुम सच में काबिल हो। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं और जल्दी संतान सुख मिले। ये कहकर उसने एक लाल लिफाफा बढ़ाया। झाओ के आने से विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। रवि से मिलना शायद भविष्य में हो सकता था, मगर झाओ शर्मा, वह बादलों के ऊपर थे, ऐसा शख्स जिसे टीवी के अलावा देखना आम आदमी के लिए सपना था। अब वह उसकी शादी में था, लाल लिफाफा दे रहा था। विक्रम इतना उत्तेजित था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, लाल लिफाफा जल्दी ले, क्या सोच रहा है? उसकी आवाज में दोस्ती की हल्की फटकार थी। विक्रम ने होश में आकर जल्दी से कहा, थैंक यू नेताजी। लिफाफा पतला था, शायद कुछ नोटों से ज्यादा कुछ नहीं।
मगर विक्रम के हाथों में ये 1000 किलो की तरह लगा। ये लखनऊ के बड़े नेता का दिया लाल लिफाफा था, एक ऐसी चीज जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। सूरज सिटी के उस छोटे से अपार्टमेंट में मेहमानों की नजरें विक्रम गुप्ता और उसके आसपास के लोगों पर ठहर गईं। उनकी आंखों में ईर्ष्या की चमक थी, जैसे कोई अनमोल खजाना उनके सामने हो और वे उसे छू न सकें। कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, कुछ लोग चुपचाप तारीफ कर रहे थे, कुछ मन ही मन जल रहे थे। विक्रम पहले से ही झाओ शर्मा की मौजूदगी से उत्तेजित और घबराया हुआ था। लखनऊ का बड़ा नेता, एक ऐसा शख्स जिसे वह सिर्फ टीवी पर देखता था, उसकी शादी में खड़ा था और अब इतने लोगों की नजरों का केंद्र बनकर वह पूरी तरह बेचैन हो गया। उसकी उंगलियां अभी भी उस पतले लाल लिफाफे को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं ये सपना न टूट जाए। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज और मन में एक तूफान सा उठ रहा था। राहुल शर्मा ने उसकी हालत देखी। दोस्त की बेचैनी उसे साफ दिख रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने चाय नहीं डाली थी, जल्दी सास ससुर को पिलाओ। उसकी आवाज में एक पुराने दोस्त की शांति थी जो उसे इस उलझन से बाहर निकालना चाहती थी। विक्रम ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ हाँ। उसने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया और गरिमा के माता पिता की ओर बढ़ा। उसकी हरकतें थोड़ी अनिश्चित थीं, मगर वह कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सही हो। सास ससुर, चाय लीजिए। उसकी आवाज में सम्मान था और चेहरे पर एक नर्वस मुस्कान तैर रही थी। गरिमा के माता पिता लक्ष्मी और हरि गुप्ता ने पहले सोचा था कि विक्रम को इतनी आसानी से दुल्हन लेने देना गलत था। वे चाय के वक्त उसे परेशान करने की योजना बना रहे थे। शायद कोई सवाल पूछते, जैसे हमारी बेटी को खुश रख पाओगे, या कोई मजाक करते ताकि उसे एहसास हो कि उनकी बेटी अनमोल है। मगर अब ये सब उनके दिमाग से गायब हो चुका था। उन्होंने ठंडी चाय ली और बिना सोचे मुंह में डाल दी। दोनों के चेहरों पर चौड़ी हंसी खिल गई। अच्छा, बहुत अच्छा दामाद। उनकी आवाज में खुशी की लहर थी, जैसे कोई लॉटरी जीत ली हो। लक्ष्मी की आंखों में चमक थी और हरि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विक्रम को परेशान करना, ये तो मजाक था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि यंशान मॉल का जनरल मैनेजर रवि गुप्ता और लखनऊ का बड़ा नेता झाओ शर्मा खुद तोहफे लेकर आए थे? ऐसा दामाद जो शहर के सबसे बड़े लोगों से जुड़ा हो, उसे जल्दी से पक्का नहीं करेंगे तो परेशान करेंगे। अगर विक्रम को शादी मुश्किल लगी और उसने मना कर दिया तो क्या होगा? ये डर उनके मन में अब कहीं नहीं था। विक्रम ने ये सुना तो उसकी सांसें हल्की हुईं, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। शादी अब पूरी तरह पक्की हो गई थी। उसकी आंखों में राहत की चमक थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने मुड़कर राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी, जैसे कोई पुराना ऋण चुकाने की भावना हो। राहुल, थैंक यू। सच में नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। दोस्ती और सम्मान का एक गहरा रंग उसमें घुला हुआ था। उसे साफ पता था कि रवि और झाओ उसके लिए राहुल की वजह से आए थे। राहुल की वजह से वह लखनऊ के बड़े नेता से परिचित हुआ। रवि ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया, एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। और आज का स्वागत, वह इतना आसान सिर्फ राहुल की वजह से था। राहुल नहीं होता तो शायद वह अभी भी गेट पर पहेलियां सुलझा रहा होता। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, विक्रम, हम इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? स्कूल में जब हम एक डेस्क पर बैठते थे तुम मुझे पेन, कॉपी और कई बार खाने के टिकट देते थे। तब क्या कभी चुकाने की बात की थी? उसकी आवाज में पुराने दिनों की मिठास थी, जैसे वह उन पलों को फिर से जी रहा हो। कुछ पेन, कॉपियां और टिकट, और अब उसने इतना बड़ा एहसान लौटाया था। बूंद का एहसान झरने से चुकाना, यही तो था। आसपास के कुछ लोग ये सुनकर खामोश हो गए। उनके मन में एक ख्याल कौंधा, क्या अपने बच्चों को भी कहें कि सहपाठियों को पेन और कॉपी दें? शायद भविष्य में ऐसा ही कोई दोस्त मिले जो जिंदगी बदल दे। शैलेंद्र गुप्ता के पास खड़े दो युवकों ने धीरे से कहा, शैलेंद्र भाई, अब समझ आया कि आपने हमें किनारे क्यों खींच लिया। उनकी आवाज में एक नई समझ थी, जैसे कोई रहस्य खुल गया हो। शैलेंद्र ने बुदबुदाया, आगे गरिमा और उसके परिवार से नजदीकी बढ़ानी चाहिए। उसकी नजरें दूर तक देख रही थीं, जैसे वह भविष्य की संभावनाओं को तौल रहा हो। हाँ, दोनों ने बार बार सिर हिलाया, जैसे कोई सबक सीख लिया हो। गोपाल गुप्ता के पास खड़ा अधेड़ बोला, गोपाल, अच्छा किया मुझे किनारे खींच लिया। गरिमा को ऐसा पति मिला है तो परेशानी क्यों करें, जल्दी शादी करो। उसकी आवाज में एक चाचा की सलाह थी जो अनुभव से भरी थी। गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। यह बातें गरिमा के माता पिता तक पहुंची। उन्होंने जल्दी से कहा, अच्छे दामाद, देखो अब देर नहीं हुई, जल्दी गरिमा को अपने घर ले जाओ। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले माता पिता अपनी बेटी को देर तक रोकते थे। विदाई के वक्त आंखें नम होती थीं, दिल भारी हो जाता था। मगर गरिमा के माता पिता, वे ऐसे थे जैसे एक पल की देरी से यह सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा।
उनकी नज़रों में विक्रम अब सिर्फ दामाद नहीं, एक अनमोल रत्न था। विक्रम ने बार बार हामी भरी। उसका चेहरा अभी भी लाल था, मगर अब उसमें खुशी की चमक थी। फिर बारात सागर सिटी की ओर बढ़ी। राहुल और रवि साथ गए। झाओ शर्मा चले गए। उनके पास बहुत काम था, शहर की सड़कें, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स। आज थोड़ा समय निकालना भी उनके लिए एक जंग जीतने जैसा था। अल्पविराम। विक्रम के शादी के भोज में राहुल को सबसे ऊंची सीट दी गई। कमरे में मिठाइयों की खुशबू फैली थी, गुलाब जामुन की मिठास, पनीर टिक्का की तीखी महक और बिरयानी की खुशबू हवा में घुल रही थी। लोग बार बार उसे टोस्ट देने आते थे। हंसी मजाक और गपशप से माहौल गुलजार था, जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। राहुल के पास शराबी सज्जन की काबिलियत थी, 1000 गिलास भी पी ले, नशा नहीं। उसके लिए शराब पानी की तरह थी, मगर ज्यादा पीने से प्यास तो लगती ही थी। बाथरूम में उसका फोन हल्के से हिला। 12 बजे। लाल लिफाफा स्क्रीन पर चमका। डिंग। 10,000 रुपये। डिंग। 20 रुपये। अल्पविराम। डिंग। 3 रुपये। डिंग। प्रोफेशनल शतरंज कौशल। डिंग। 5 रुपये। आज राहुल को 30,200 रुपये और प्रोफेशनल शतरंज कौशल मिला। 30,200 रुपये को उसने नजरअंदाज कर दिया। उसकी नज़र शतरंज कौशल पर ठहर गई। प्रोफेशनल शतरंज कौशल। घोड़ा दिन में चलता है, हाथी खेत में। हर कदम शानदार, बेजोड़ कौशल और अद्भुत आकर्षण। राहुल ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बुदबुदाया, कल गो कौशल, आज शतरंज। क्या यह मुझे शतरंज का बादशाह बनाना चाहता है? उसकी आवाज में एक चंचल हैरानी थी, जैसे कोई बच्चा नई खिलौने की गाड़ी देखकर सोच रहा हो कि इसे कैसे चलाए। वह भोज में लौटा। लोग उसे टोस्ट दे रहे थे, कभी पुराने दोस्त, कभी नए परिचित। फैन भाई, एक और गिलास। कोई चिल्लाया। राहुल ने किसी को मना नहीं किया। हर गिलास के साथ वह हंसता, बातें करता, जैसे यह उसके लिए कोई खेल हो। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और लोग उसकी बेफिक्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबने खाया पिया। पनीर टिक्का की तीखी चटनी होठों पर जल रही थी, बिरयानी की हर कौर में मसालों का जादू था और गुलाब जामुन की मिठास जीभ पर पिघल रही थी। भोज खत्म हुआ। आम लोग नशे में डूबे होते, टेबल पर सिर टिकाकर सो रहे होते, मगर राहुल, उसके लिए शराब पानी थी। उसके शरीर से कोई गंध नहीं थी, खून में कोई नशा नहीं। वह बिल्कुल तरोताजा था, जैसे अभी सुबह उठा हो। भोज के बाद वह गाड़ी चलाकर घर लौटा। रात की सड़कें शांत थीं और उसकी मर्सिडीज बेंज बिग जी चांदनी में चमक रही थी, जैसे कोई शाही रथ शहर को अलविदा कह रहा हो। दोपहर में वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहा। घर में हंसी खुशी का माहौल था। रमेश शर्मा पुरानी कहानियां सुना रहे थे, कैसे वे गांव में शादियों में जाते थे और दूल्हे को परेशान करते थे। दया शर्मा चाय बना रही थी और रिया अपने भाई को छेड़ रही थी, भाई तुमने तो आज सबको हैरान कर दिया। बहुत सुकून था, जैसे हर पल में परिवार का प्यार घुला हो। दया ने जल्दी खाना बनाया, दाल, चावल और आलू गोभी की सब्जी। जल्दी जयपुर जाओ, रास्ते में देर ना हो। उनकी आवाज में माँ की चिंता थी, जो हर बार विदाई के वक्त उभरती थी। रिया ने हंसते हुए कहा, भाई अगली बार आने से पहले मुझे मैसेज करना, ताकि मैं तैयार रहूं। उसकी आंखों में शरारत थी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है छोटी। ये कहकर उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया। मर्सिडीज बेंज बिग जी तेजी से आगे बढ़ी, जैसे हवा को चीर रही हो। लगभग 1 घंटे बाद वह जयपुर पहुंचा। वह स्कूल नहीं गया, बल्कि सीधे सागर सिटी के कमरा 2501 आया। ये वह घर था जो उसने कुछ दिन पहले कृति यादव को दिया था। पिछले बार यह सिर्फ साफ सुथरा था, खाली दीवारें, सुनसान कोने। मगर अब हरे पौधों की ताजगी, फूलों की महक, गोल्डफिश का छोटा सा तालाब और दीवारों पर सुलेख की खूबसूरत कारीगरी। पूरा घर गर्माहट और घरेलूपन से भरा था, जैसे कोई प्यार से सजाया गया आशियाना। खट। कृति धीरे धीरे कमरे से बाहर आए। घर पर होने की वजह से उसने सिर्फ एक सफेद रेशमी ड्रेस पहनी थी। कपड़ा उसकी गोरी काया पर लहरा रहा था, जैसे चांदनी किसी नदी पर बह रही हो। उसकी हर अदा राहुल के सामने एक खूबसूरत तस्वीर बन रही थी। छोटी बिछड़न नई शादी से बेहतर होती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे चुंबक की ताकत ने उन्हें खींच लिया। वे जल्दी से एक दूसरे की बाहों में समा गए। फिर सोफे पर, बालकनी में और कमरे में हर कोने में उनकी मौजूदगी थी। पूरा घर हिल रहा था, जैसे कोई तूफान आया हो। लगभग 3 घंटे बाद सब धीरे धीरे शांत हुआ। कृति राहुल की बाहों में लेटी थी, एक आलसी बिल्ली की तरह। उसकी सांसें अभी भी गर्म थीं। खट। दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। हिना गुप्ता अंदर टहलती हुई आए। कृति, मैं मछली का चारा लाई हूँ। उसकी आवाज हल्की थी, मगर जब उसने राहुल और कृति को एक दूसरे से गले मिलते देखा, उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जैसे कोई भूत सामने आ गया हो। हिना गुप्ता का चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी का मिश्रण था। उसने जल्दी से सिर घुमा लिया, जैसे कोई बच्चा गलती से कुछ देख ले और छुप जाए। अचानक किसी का आना राहुल के लिए भी एक झटका था।
उसका चेहरा गर्म हो गया और वह थोड़ा असहज होकर कृति की ओर देखने लगा। कृति ने हल्के से हंस दिया। उसकी हंसी में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक बेफिक्री थी। ये मेरी पुरानी रूममेट है, हिना गुप्ता। ये जगह बहुत बड़ी है, मैं अकेली रहती हूँ तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। हस्बैंड, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। उसकी आवाज में एक प्यारी सी मासूमियत थी। राहुल ने बार बार हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, कोई साथ होना अच्छी बात है। उसकी आवाज में हल्का मजाक था, जैसे वह इस पल को हल्का करना चाहता हो। दोनों बात करते हुए कपड़े पहनने लगे। हॉल में आए। कृति ने राहुल के लिए चाय डाली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी हरकतें इतनी सहज थीं कि कोई भी उसे देखकर हैरान हो जाता। मगर हिना का चेहरा अभी भी लाल था। वह चुपचाप सिर उठाकर राहुल को देखती, फिर शर्मीले खरगोश की तरह सिर झुका लेती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत न जुटा पा रही हो। शुरू में राहुल को भी अजीब लगा, मगर अब वह सामान्य हो गया था। हिना की शर्मीली हरकतें उसे मजेदार लग रही थीं। उसने चुपचाप उसे देखा। हिना की त्वचा कृति की तरह गोरी थी, उसकी काया शानदार थी, पतली कमर, लंबी टांगें। उसका चेहरा त्रिविम और मोहक था, जैसे कोई चित्रकार ने उसे तराशा हो। राहुल ने मन में तारीफ की, खूबसूरत के पास हमेशा खूबसूरत ही होती हैं। फिर उसने सच्ची नज़र से देखा। चेहरे का मूल्य 95, पसंद की रेटिंग 75। 95 का स्कोर राहुल के लिए हैरानी की बात नहीं था, मगर 75 की पसंद रेटिंग, उसे अपने प्रति इतनी अच्छी भावना। उसने हल्के से भौहें उठाईं। कृति ने पास बैठकर कहा, हस्बैंड, ये मेरी अच्छी सहेली हिना गुप्ता है। उसकी आवाज़ में एक दोस्त की गर्मी थी। हिना, अच्छा नाम। हाय, मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल ने परिचय दिया। उसने दायां हाथ बढ़ाया, उसकी मुस्कान में एक सादगी थी। हिना ने नाजुक हाथ बढ़ाकर राहुल से हल्के से हाथ मिलाया। उसकी उंगलियां कोमल थीं, जैसे हरे प्याज की जड़ें, नर्म मगर एक अजीब सी गर्मी लिए हुए। राहुल के मन में ये ख्याल कौंध गया। कृति ने किचन से सेब, तरबूज और खरबूजा काटकर हॉल में रखा। फलों की ताजगी कमरे में फैल गई। परिचय और फल खाने के बाद माहौल हल्का हो गया। हिना की शर्मिंदगी धीरे धीरे कम हुई। राहुल ने पूछा, वैसे कृति, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? उसकी नज़र घर के बदलाव पर थी, नए पौधे, फर्नीचर, सजावट। उसे लग रहा था कि खर्चा हुआ होगा। मैंने इस हफ्ते एक मिनी खरीदी, फिर कुछ फर्नीचर और कॉस्मेटिक्स। घर को 2 लाख ट्रांसफ़र किए। मेरे पास अभी 3,10,000 हैं। कृति ने सच कहा, उसकी आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी। राहुल का चेहरा अजीब हो गया। मिनी, फिर मिनी, क्या उसके आसपास की हर लड़की के पास मिनी है? उसने हल्के से मुस्कुराया। उसने फ़ोन उठाया और कुछ देर ऑपरेट किया। डिंग। कृति का फ़ोन हिला। वीचैट पर 10 लाख रुपए आए। कृति ने फ़ोन पर 0 की लंबी कतार देखी। हिना के पास होने की परवाह न करते हुए उसने राहुल को गर्मजोशी से चूमा। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। हस्बैंड, थैंक यू। राहुल ने हंसते हुए कहा, हम में थैंक यू की क्या बात। उसकी आवाज़ में एक पति की बेफिक्री थी। हिना की आंखें गोल हो गईं। 10 लाख ऐसे ही दे दिए। उसने कुछ उदार लोगों की कहानियां सुनी थीं, मगर लगातार 2 हफ्ते 10 लाख देना। क्या उसके घर में पैसा छापने की मशीन है? उसकी नज़रें राहुल पर ठहर गईं, जैसे वह उसे नए सिरे से देख रही हो। उस रात शायद छोटी बिछड़न की गर्मी थी या कोई और वजह। बिस्तर पहले से ज्यादा हिला। हिना, जो बगल के कमरे में थी, कानों पर तकिया रखकर भी आवाज़ सुन रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और मन में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। अल्पविराम। अगले दिन कृति सुबह उठी और शानदार नाश्ता बनाया। पकौड़े की कुरकुराहट, नूडल्स की भाप, उबले अंडे की सादगी, फलों की ताजगी और दूध की मिठास। हर चीज में उसका प्यार घुला था। राहुल ने मजे से खाया। हर कौर में कृति की मेहनत का स्वाद था। फिर वह जयपुर विश्वविद्यालय के लिए निकल गया। हिना थके हुए शरीर को घसीटते हुए बाहर आई। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। तुम्हें नींद नहीं आई? कृति ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। कल रात तुम इतना शोर कर रही थी, नींद कैसे आती? हिना ने थकी आवाज में कहा। उसकी नजरें कृति पर ठहर गईं। कृति शर्माई नहीं, बल्कि उसकी होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। थोड़ा रुककर उसने पूछा, राहुल के बारे में क्या सोचती हो? उसकी नजरें हिना की आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। क्या सोचती हूँ? युवा, हैंडसम, अमीर, उदार, परफेक्ट मेल गॉड। हिना के मन में ये ख्याल कौंधा। आमतौर पर एक अच्छी सहेली के तौर पर उसे कृति और राहुल के संपर्क से रोकना चाहिए था, मगर हिना के मन में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि एक हल्की ईर्ष्या थी, एक अजीब सी जलन। वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। कृति ने हिना की हालत देखी। उसकी भावनाएं समझते हुए उसने हिना का हाथ पकड़ा। क्या ख्याल है, राहुल के साथ रहना चाहती हो? उसकी आवाज में एक दोस्त की शरारत थी। हिना का चेहरा फिर लाल हो गया। वह सिर हिलाती रही। नहीं, नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी।
कृति को यह जवाब अपेक्षित था। उसने जोर नहीं दिया। पहले नाश्ता कर लो। उसकी आवाज में एक बहन की गर्मी थी। अल्पविराम। राहुल जयपुर विश्वविद्यालय पहुंचा। आज स्वीटी शर्मा की क्लास थी, मगर वह राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के परिणाम देखने गई थी। उसकी जगह एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए। क्लास में उत्साहित छात्र बुझ गए। उनके चेहरों पर मायूसी छा गई, जैसे कोई त्योहार रद्द हो गया हो। मगर राहुल के लिए यह अच्छा था। कल रात की थकान अभी बाकी थी। प्रोफेसर का लेक्चर लोरी की तरह था, धीमा, एकसुरा और नींद को बुलाने वाला। राहुल की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और वह सो गया। नींद बहुत आरामदायक थी। उसका सपना शायद कृति की बाहों में था। दोपहर को वह जागा। उसकी आंखों में हल्की ताजगी थी। हमेशा की तरह वह कैंटीन में खाने की लाइन में लगा। कैंटीन में छात्रों की चहल पहल थी, हंसी, बातें और खाने की थालियों की खनक। फोन हिला। 12 बजे। लाल लिफाफा स्क्रीन पर चमका। डिंग। 3 रुपये। डिंग। 10 रुपये। अल्पविराम। डिंग। 40,000 रुपये। डिंग। 1 रुपये। आज राहुल को 50,105 रुपये मिले और कुछ नहीं। उसने फोन जेब में रख लिया। दोपहर में फिर बुजुर्ग प्रोफेसर की क्लास थी। लेक्चर फिर से लोरी बना। राहुल फिर सो गया। उसका सिर टेबल पर टिका था। स्कूल की घंटी बजी तो वह जागा। उसकी आंखें हल्के से लाल थीं, मगर चेहरा तरोताजा था। एक खूबसूरत आकृति पास आए। संगीता सक्सेना। उसकी साड़ी में हल्की चमक थी और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। आज मेरा जन्मदिन है। शाम को घर पर छोटी पार्टी है। वक्त निकाल पाओगे? उसकी आवाज में एक नर्म सवाल था। राहुल हैरान हुआ। संगीता और प्रिया का जन्मदिन इतने करीब। उसने एक पल सोचा, क्या कोई प्लान है? संगीता ने पूछा। उसकी नजरें राहुल की आंखों में ठहर गईं। नहीं, मैं शाम को वक्त पर पहुंच जाऊंगा, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। संगीता मुस्कुराई। ठीक है, मैं बाद में पता भेजूंगी। उसकी आवाज में खुशी की हल्की लहर थी। वह धीरे धीरे चली गई। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। राहुल को लगा जैसे भूखे भेड़िए उसे घूर रहे हों। उसने चारों ओर देखा। अमित शर्मा, राजेश गुप्ता और मोहन शर्मा लाल आंखों से उसे देख रहे थे। उनकी नजरों में जलन और हैरानी थी। फिर एक साथ चिल्लाए, फैन भाई को सलाम। उनकी आवाज में मजाक और ईर्ष्या का मिश्रण था। राहुल उनकी अजीब हरकतें देखकर हंस पड़ा। उनकी चिल्लाहट क्लास में गूंज रही थी और कुछ छात्र मुड़कर देखने लगे। क्या कर रहे हो पागलों? उसने हंसते हुए पूछा। उसकी आवाज में दोस्ती की शरारत थी। पहले सिया बहने, फिर स्वीटी मैम, अब संगीता सक्सेना भी तुम्हें बुला रही है। फैन भाई, क्या तुम प्रेम संत के अवतार हो? अमित चिल्लाया। उसकी आंखों में जलन की चमक थी। राजेश ने नाक खुजाते हुए कहा, फैन भाई, कभी कुत्तों की भावनाओं के बारे में सोचा? हम जैसे सिंगल लोग क्या करें? उसकी आवाज में मजाक और शिकायत थी। मोहन ने बस सिर हिलाया, जैसे वह हर बात से सहमत हो। राहुल फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक बेफिक्री थी, जैसे उसे इनकी जलन मजेदार लग रही हो। अल्पविराम। राहुल हॉस्टल नहीं गया। वह अपनी लैम्बोर्गिनी से सीधे मालवीय मॉल पहुंचा। सूरज ढल रहा था और मॉल की रोशनी जयपुर की शाम को चमका रही थी। संगीता के जन्मदिन की पार्टी के लिए तोहफा लेना था। चैनल ज्वेलरी स्टोर में मध्यम कद की शॉपिंग गाइड मुस्कुराए। स्वागत है चैनल में, आपकी मदद करूं? उसकी आवाज में पेशेवर गर्मी थी। राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने काउंटर पर नजर दौड़ाई, जैसे कोई बाजार में सबसे अच्छी चीज ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने बीच में रखे बैंगनी कंगन की ओर इशारा किया। ये कंगन दिखाओ। उसकी आवाज में एक सादगी थी। गाइड ने कंगन निकाला। ये चैनल का नया कंगन है, नाम सीक्रेट हॉट, मशहूर डिजाइनर लॉरेंस डोरी का। इसमें 5 हीरे और बैंगनी नीलम हैं। देखिए, ये हीरे एक पत्ती की तरह एक दूसरे को घेरते हैं। 4 पत्ती वाला तिपतिया घास भाग्य का प्रतीक है, 5 पत्ती वाला रहस्यमयी। बैंगनी रंग के साथ ये कंगन गहरा और शानदार है, आकर्षक मगर अनजान। उसकी आवाज में एक कारीगर का गर्व था। राहुल ने ध्यान से सुना और कंगन को देखा। हीरे की चमक और बैंगनी रंग का जादू उसे पसंद आया। कीमत कितनी? सीक्रेट हॉट की कीमत 5,88,888 रुपये है। अगर आप लेते हैं तो मैं स्टोर मैनेजर से 1% छूट मांग सकती हूँ, गाइड ने उम्मीद भरी नजरों से कहा। राहुल जानता था कि संगीता का परिवार अमीर है। ये कंगन अच्छा था, इसका अर्थ भी शानदार था। 5,88,888 रुपये न बहुत महंगा था, न सस्ता, बिल्कुल सही। उसने कहा, ठीक है, पैक कर दो। छूट तुम्हारी टिप है। गाइड की बात अच्छी थी। छूट की उसे परवाह नहीं थी। गाइड का चेहरा खुशी से खिल गया। थैंक यू सर। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। 5,88,888 का 1% मतलब 5,888 रुपये। यह उसके लिए बड़ी रकम थी। कंगन की बिक्री से उसे कमीशन भी मिलेगा। दोनों मिलाकर उसकी 1-2 महीने की तनख्वाह थी।
उसने कंगन को शानदार बॉक्स में पैक किया और कुछ छोटे तोहफे दिए, एक तरह से अपनी खुशी जताने का तरीका। राहुल लैम्बोर्गिनी में लौटा और फोन देखा। 5,80,000 रुपये खर्च किए, 58 लाल लिफाफे मिले। सभी लेना चाहते हैं। ये कंगन खरीदने का लाल लिफाफा था। राहुल ने हाँ क्लिक किया। डिंग 10 रुपये। डिंग 20,000 रुपये। अल्पविराम। डिंग जयपुर मालवीय मॉल मिला। डिंग 5,000 रुपये। डिंग 800 रुपये। 58 लाल लिफाफों से 1,02,020 रुपये और एक मालवीय मॉल मिला। मालवीय मॉल। राहुल का चेहरा अजीब हो गया। वह अभी मालवीय मॉल में था। मतलब एक कंगन खरीदा और पूरा मॉल मिल गया। मालवीय मॉल जयपुर के केंद्र में था, शहर का सबसे शानदार मॉल। इसकी कीमत शायद 100 करोड़ से ज्यादा थी। ऐसे ही उसने ऊपर देखा। उसके सामने मालिकाना हक के कागजात थे। मालवीय मॉल, मालिक राहुल शर्मा। राहुल के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे कोई बच्चा अनजाने में कोई बड़ा खिलौना जीत गया हो। संगीता सक्सेना का घर कुणाल विला नंबर 6 में था, मालवीय मॉल से ज्यादा दूर नहीं। ये जयपुर का एक आलीशान इलाका था। कुणाल विला में फूलों और पेड़ों के झुरमुट थे, जैसे कोई बड़ा पार्क शहर के बीच में बसा हो। नंबर 6 जयपुर की मशहूर स्वर्ग झील के पास था। 500 वर्ग मीटर के सामने वाले आंगन में बैठकर पेड़ों और फूलों की शांति महसूस होती थी। खिड़की खोलो तो झील की चमक आंखों को ठंडक देती थी। ये घर एक सपने की तरह था। राहुल विला 6 पहुंचा। सुनील गुप्ता, प्रकाश यादव और कुछ परिचित लोग पीछे के आंगन में बातें कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसे देखते ही वे नमस्ते करने आए। राहुल, बहुत दिन बाद मिले, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक पुरानी दोस्ती की गर्मी थी। फैन भाई, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रकाश ने राहुल के कंधे पर जोर से थपकी दी, जैसे कोई भाई अपने छोटे भाई को छेड़ रहा हो। कुछ लोग, जो राहुल को नहीं जानते थे, हैरानी से देख रहे थे। उनके चेहरों पर सवाल थे। वे सुनील और प्रकाश को अच्छे से जानते थे। दोनों जयपुर में रुतबे वाले थे। सुनील का बिजनेस था और प्रकाश की फैमिली यादव आयुर्वेद चलाती थी। ऐसे लोग राहुल को इतने सम्मान से मिल रहे थे। ये कौन है? किसी ने धीरे से पूछा। पता नहीं, मगर बड़ा शख्स लगता है, बगल वाला बोला। जयपुर इतना बड़ा नहीं था, ऐसे शख्स को सबको जानना चाहिए था, मगर राहुल को किसी ने पहले नहीं देखा था। यह अजीब था। सुनील भी थोड़ा हैरान था कि प्रकाश उसे फैन भाई कह रहा था। प्रकाश बाहर से मस्तमौला था, मगर अंदर से बहुत घमंडी। पिछले बार राहुल ने उसे कार रेस में हराया था, मगर सिर्फ इसके लिए वह भाई नहीं कहता। प्रकाश ने यह नहीं बताया कि राहुल का शंकर प्रसाद शर्मा से गहरा रिश्ता था, वह बुजुर्ग जिसने यादव आयुर्वेद को बचाया था। फैन भाई कहना उसका सच्चा सम्मान था। राहुल ने भी मुस्कुराकर सबको नमस्ते कहा। नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। उसकी आवाज में हल्की शरारत थी। प्रकाश ने हाथ हिलाया। अरे कहाँ जल्दी, अभी तो आए हैं। उसने कुछ लोगों की ओर इशारा किया। ये जितेंद्र गुप्ता है, ये ललित शर्मा। फिर गंभीर स्वर में बोला, और यह राहुल शर्मा, फैन भाई। जिनका परिचय हुआ वे झिझके नहीं। फैन भाई नमस्ते, उन्होंने हाथ बढ़ाया। नमस्ते, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। खट खट, तभी दूर से साफ कदमों की आवाज आई। आज की मुख्य मेहमान संगीता सक्सेना आखिरकार सामने आई। वह आम दिनों से अलग थी। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे, चेहरे पर हल्का मेकअप उसे और निखार रहा था। हीरों से जड़ी सफेद ड्रेस उस पर बादल की तरह लहरा रही थी और गले में चमकते रत्न तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतर आए हो, खूबसूरत, मोहक और अलौकिक। सबके मन में एक ही बात आई, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद नॉवल स्टोरीज हब सुनने के लिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।